नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लिया है साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन ब्लड, यानी कि मानव रक्त। मानव रक्त से मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तरल संयोजी ऊतक एवं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। तरल संयोजी ऊतक को ही फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। थोड़ा इसे डिटेल में जान लीजिए। रक्त को संयोजी ऊतक के रूप में माना जाता है क्योंकि रक्त शरीर के तंत्रों को जोड़ता है। शरीर में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? उपकला, उपकला, दूसरा है संयोजी, संयोजी ऊतक, तीसरा है मांसपेशी ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो इतना आप याद रखिए कि मानव रक्त में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, मांसपेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 7%। मानव शरीर में रक्त की मात्रा का कुल वजन का जो रक्त का प्रतिशत होता है वो 7% होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4। मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। थोड़ा इसे डिटेल में जान लीजिए। जो रक्त का पीएच मान होता है कितना होता है? 7.4 होता है। और यही आंसू का पीएच मान कितना होता है? आंसू का पीएच मान भी होता है 7.4। जो मनुष्य रोता है तो आंसू निकलते हैं, उसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। अच्छा, जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान होता है 7। कितना होता है? 7 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान होता है 6.4 होता है। यही बात की जाए सिरके की, तो सिरका का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 3। नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान होता है 2.4। और फ्रेंड्स, यही बात की जाए मानव मूत्र की, तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 से 8.4 तक, इसके आसपास रहता है। और समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.5। कितना होता है? 8.5 होता है। तो इतना आप याद रखिए। मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने का कारण क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षारीय। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 से 6 लीटर के आसपास मानव शरीर में रक्त की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आधा लीटर कम होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त की जो मात्रा होती है वो आधा लीटर कम पाई जाती है। अगर मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है तो महिलाओं में 5.5 के आसपास रक्त पाया जाएगा।
अगला प्रश्न है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रक्त के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं हीमोपोइसिस। क्या कहा जाता है? हीमोपोइसिस कहा जाता है रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रक्त के कितने भाग होते हैं? तो रक्त के टोटल 2 भाग पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला भाग है प्लाज्मा। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? 55 से 60%। और दूसरा भाग होता है कणिकाएं। अच्छा, कणिकाओं की मात्रा कितनी होती है रक्त में? तो ये होता है 40 से 45%। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सीरम कहलाता है। अगला प्रश्न है, रक्त से आरबीसी को जब निकाला जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? तो शेष भाग बचता है प्लाज्मा। जब रक्त से आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल को निकाला जाता है तो मुख्य भाग क्या बचता है? प्लाज्मा बचता है। अगला प्रश्न है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? यानी कि रेड ब्लड सेल, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑक्सीजन का परिवहन करना रेड ब्लड सेल का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ पे होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि बोन मैरो में। अगला प्रश्न है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? यानी कि रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इरिथ्रोसाइट। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटोनी लीवेनहॉक ने आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल की खोज की थी। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो प्लाज्मा का कलर होता है यानी कि रंग, वो होता है हल्का पीला। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? तो ये होता है बिलीरुबिन के कारण। किसके कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग पीला होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत में होता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ये होता है ऑप्शन सी, इसका राइट ऑप्शन है 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी में, यकृत में, प्लीहा में, स्पिनल। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि प्लीहा को ही स्पिनल बोलते हैं, तिल्ली प्लीहा को ही कहा जाता है। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, आरबीसी का कब्रगाह
किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्पिनिलर और प्लीहा। ये दोनों एक ही है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। प्लीहा को ही स्पिनल बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, तिल्ली, प्लीहा और स्पिनल। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो पहाड़ों पर जाने पर आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है उसकी संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कम हो जाता है। आरबीसी की जो संख्या होती है सोते समय वो कम हो जाती है। जब मनुष्य सोता है तो आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, और जब कहीं ऊपर की तरफ चढ़ाई करता है, यानी कि पहाड़ों पे चढ़ना, तो आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। जो विटामिन के होता है वह रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। तो इतना आप याद रखिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और फ्रेंड्स, कल इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा।